नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल विषय पर बात करने जा रहे हैं, खास तौर पर आईसीयू में काम करने वाली नर्सेस के लिए। हम समझेंगे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स यानी वीएई को बेडसाइड पर ही कैसे पहचानें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कोई मरीज वेंटिलेटर पे होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द पकड़ना। तो वो पहला सबसे ठोस ऑब्जेक्टिव संकेत क्या है जो हमें बताता है कि शायद कुछ गड़बड़ शुरू हो रही है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, पहले हम निमोनिया की निगरानी के लिए पुराने तरीकों पर निर्भर थे, जो अक्सर सब्जेक्टिव होते थे, मतलब अंदाजे पर आधारित। लेकिन अब हम एक ज्यादा ऑब्जेक्टिव सिस्टम की तरफ आ गए हैं, और ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है, ये मरीज की सुरक्षा और डेटा की सटीकता के लिए बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, हम सब्जेक्टिव संकेतों को देखते थे और चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट भी अलग-अलग डॉक्टर अपने हिसाब से करते थे। भरोसेमंद नहीं था, है ना? लेकिन अब वीएई निगरानी में हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव डेटा पर ध्यान देते हैं, जैसे वेंटिलेटर की सेटिंग्स। ये न सिर्फ ज्यादा भरोसेमंद है, बल्कि हर जगह एक जैसा रहता है। तो वीएई का जो पहला लेवल है, उसे कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड कंडीशन या वीएसी, और इसको पहचानने का एक बहुत ही सरल नियम है जिसे हम कहते हैं 2+2 रूल। ये खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि बेडसाइड पर चीजें आसान हो जाएं। यह 2+2 नियम असल में एक पैटर्न है। इसको याद रखना बहुत आसान है, और ये हमें बताता है कि एक वीएसी को कंफर्म करने के लिए हमें किस टाइमिंग को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये नियम बहुत सीधा है। इसमें दो हिस्से हैं। पहला, हमें कम से कम 2 दिन की स्थिरता चाहिए, मतलब जब मरीज की ऑक्सीजन की जरूरतें या तो स्टेबल हों या बेहतर हो रही हों। और दूसरा हिस्सा है उसके ठीक बाद कम से कम 2 दिनों की लगातार गिरावट, जहां ऑक्सीजन की जरूरतें बढ़ रही हैं। बस यही पैटर्न है, स्टेबिलिटी के बाद गिरावट, जो वीएसी का पक्का संकेत है। अच्छा, तो सवाल यह है कि हम इस गिरावट को मापते कैसे हैं? यहीं पर ऑब्जेक्टिव नंबर्स काम आते हैं। गिरावट का मतलब है बेसलाइन के मुकाबले डेली मिनिमम पीप में 3 सेंटीमीटर H2O या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी, या फिर डेली मिनिमम FiO2 में 0.20 यानी 20% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी। बस इन्हीं 2 नंबर्स पर नजर रखनी है। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। यहाँ एक मरीज वेंटिलेटर पर है। पहले और दूसरे दिन की पीप और FiO2 सेटिंग्स देखिए। यह हमारा शुरुआती डेटा है जिससे हम आगे की तुलना करेंगे। अब देखिए, तीसरे और चौथे दिन मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत कम होकर स्थिर हो जाती है। पीप 5 पर और FiO2 0.40 पर स्टेबल है। ये है हमारे 2+2 नियम का पहला हिस्सा, कम से कम 2 दिन की स्थिरता। यह हमारी बेसलाइन बन गई। और फिर 5वें दिन एक बड़ा बदलाव आता है। पीप बढ़कर 8 हो जाता है और छठे दिन भी 8 पर ही रहता है। हमारी बेसलाइन पीप 5 थी, तो ये ठीक 3 सेंटीमीटर H2O की बढ़ोतरी है, और ये लगातार 2 दिनों तक बनी रहती है। मतलब हमारे 2+2 नियम के दोनों हिस्से पूरे हो गए। इसका सीधा मतलब है 5वें दिन एक वीएसी हुआ है। तो इस केस स्टडी से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वीएसी की परिभाषा क्या है। कम से कम 2 दिनों की स्थिरता के बाद ऑक्सीजन की जरूरत में लगातार गिरावट, जिसे हम बढ़े हुए पीएपी या FiO2 से मापते हैं। एकदम सीधी और ऑब्जेक्टिव परिभाषा। ठीक है, तो हमने 2+2 नियम का इस्तेमाल करके वीएसी को पहचान लिया, लेकिन इसके बाद बेडसाइड पर नर्स की भूमिका क्या है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ भूमिका बिल्कुल सीधी और साफ है। जैसे ही 2+2 नियम के आधार पर एक एवीसी की पहचान होती है, आपका अगला और सबसे जरूरी कदम है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को सूचित करना। बस ये पहचान ही आगे की पूरी प्रक्रिया को शुरू करती है। जब इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को अलर्ट मिल जाता है, तब वो आगे की जांच शुरू करते हैं। उनका काम ये पता लगाना होता है कि क्या ये वीएसी किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स अब वीएई के दूसरे लेवल की जांच करते हैं, जिसे IVAC कहते हैं। इसके लिए वो देखते हैं कि वीएई के साथ साथ इन्फेक्शन के संकेत हैं या नहीं, जैसे कि मरीज को बुखार है या वाइट ब्लड सेल काउंट असामान्य है। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि क्या मरीज को कम से कम 4 दिनों के लिए कोई नई एंटीबायोटिक शुरू की गई है। ये सब जांचना उनकी जिम्मेदारी है। अब वीएई की निगरानी का एक तीसरा और अंतिम स्तर भी है, जो निमोनिया की संभावना की पुष्टि करता है। इसे कहते हैं PVAP
ये तब कंफर्म होता है जब IVA के सारे क्राइटेरिया पूरे हों और साथ ही रेस्पिरेटरी सैंपल से निमोनिया का लैब में ठोस सबूत भी मिल जाए। ये पुष्टि का सबसे ऊंचा स्तर है और इसके लिए लैब एनालिसिस की जरूरत होती है। ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाता है। देखिए, हर चीज बेडसाइड नर्स से शुरू होती है जो VAC की पहचान करती है। उसके बाद ही इन्फेक्शन कंट्रोल टीम VAC और PVAP की जांच करती है। इससे ये साफ पता चलता है कि पहली पहचान कितनी ज्यादा मायने रखती है। चलिए अब उन सबसे जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं जिन्हें हमें अपनी प्रैक्टिस में याद रखना है। ये बात सबसे ज़रूरी है। NHSN प्रोटोकॉल साफ कहता है कि VAE की ये परिभाषा सिर्फ निगरानी यानी सर्वेलांस के लिए है, मरीज के इलाज के बारे में क्लिनिकल फैसले लेने के लिए नहीं। मतलब इन मानदंडों के आधार पर मरीज का इलाज नहीं बदलना है। तो आपका एक्शन प्लान एकदम साफ है। पहला, 2+2 नियम याद रखें। 2 दिन की स्थिरता के बाद 2 दिन की गिरावट। दूसरा, पीप में 3 से ज्यादा या FiO2 में 0.20 से ज्यादा की बढ़ोतरी पर नजर रखें। तीसरा, जैसे ही वैक की पहचान हो, समझ लीजिए कि यह एक्शन लेने का सिग्नल है। और चौथा, तुरंत इन्फेक्शन कंट्रोल को सूचित करें। और आखिर में बस एक सवाल, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसके बाद अगली शिफ्ट में वो कौन सा एक नंबर है, चाहे वो PEP हो या FiO2, जिस पर अब पहले से भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस जानकारी को अपनी रोज की प्रैक्टिस में लागू करने से हम सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं।